दोस्तों ये स्टोरी जो है ये मेरे एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई स्टोरी है। और जो है ये अलबीना ख़ान के नाम से मेरे पास स्टोरी आई थी और उनकी जो है ख़ास रिक्वेस्ट थी कि मैं ये स्टोरी आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊं। ये उनकी रियल लाइफ स्टोरी है, तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पर ये स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों कहानी को पूरा सुनना, कहानी पसंद आने पर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये कहानी। नवाज़ खान ने अलबीना पर उलझन भरी एक नज़र डाली। उसे ये लड़की एक आंख भी नहीं भाती थी। वो उसे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। यहाँ पर खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, उसने नफरत भरे अंदाज में कहा। नवाज खान की इस कदर नफरत महसूस करके अलबीना की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने आंसू पीते हुए वो मजबूत लहजे में बोली, मोमानी जान आपको बुला रही हैं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हो गया। नवाज, उसने धीमे लहजे में उसे पुकारा था। उसकी नरम और बेहद खूबसूरत आवाज़ ने एक पल के लिए नवाज को चौंकने पर मजबूर कर दिया। उसकी दिल की धड़कन तेज कर दी थी, मगर अगले ही पल उसने अपने दिल को फिर से पत्थर का बना लिया। क्या है? उसने रुखाई से कहा। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर वो बिस्तर पर बैठने ही लगी थी कि नवाज के चेहरे पर नापसंदगी देखकर अपनी जगह पर ठहर गई और तुरंत संभल कर खड़ी हो गई। वो नहीं जानती थी कि नवाज खान उससे इतनी नफरत क्यों करता है। जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करती, उसके करीब आने की कोशिश करती, तो वो उससे नफरत से यूं ही झटक दिया करता था। वो जो लैपटॉप पर झुका जल्दी जल्दी उस पर उंगलियां चलाता हुआ कुछ काम करने में बिजी था, जबकि अलबीना खामोशी से उसे निहारे जा रही थी। इस इंसान को देखकर उसके अंदर जीने की एक उमंग सी जगने लगी थी, वरना मोमानी जान के जुल्मों से तम सहकर वो तो मरने की दुआएं मांगा करती थी। लेकिन ये इंसान भी उतना ही पत्थर दिल और खुदगर्ज था। उसे खामोश खड़ा महसूस करके नवाज खान को फिर से झुंझलाहट हुई थी। उसने एक नज़र उसके पत्थर बने वजूद को देखा। उसकी नज़रें खुद पर जमी महसूस करके उसे अब सचमुच उस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा था। अब बोलो भी, क्या बोलना चाहती हो? मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है जो मैं रुककर तुम्हारी बात सुनूं। नवाज, वो मैं ये कहना चाहती थी कि अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि आंधी तूफान की तरह वसीरत कमरे में दाखिल हुई थी। वसीरत उसकी मोमानी की लड़की थी जो नवाज के बेहद करीब रहने की कोशिश करती थी। यार नवाज, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो, वसीरत ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके अंदाज पर नवाज एकदम खुलकर मुस्कुरा दिया। अलबीना को देखकर कुछ पहले जो उसके चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट के भाव उभर कर आए थे, वसीरत को देखते ही वो सारा गुस्सा और झुंझलाहट ठाबा हो गई थी और चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान खिल उठी थी। ये देखकर अलबीना का दिल अंदर से दुख से भर गया था। आई एम रियली सॉरी यार, बस मेरे जहन से निकल गया था। तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दो, मैं तुम्हारे सामने अभी हाजिर होता हूँ। नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं, अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ये कहकर वसीरत गुस्से से मुंह फुलाकर कमरे से निकलती चली गई, जबकि नवाज खान जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करके उसके पीछे लपका था। अरे अरे यार, तुम तो इतनी जल्दी नाराज़ हो गई। सॉरी सॉरी यार, माफ़ कर दो प्लीज़। वो उससे माफ़ी मांगता हुआ उसके पीछे पीछे जा रहा था, जबकि अलबीना होठ को चलते हुए बेचैन अंदाज में उनकी नोक झोंक देख रही थी। काश ये प्यार भरी नोक झोंक बसीरत के साथ नहीं, वो मेरे साथ करता। वो मुझसे सॉरी बोलता और मैं उसके गले में बाहें डालकर उसे तुरंत माफ़ कर देती। अगले ही पल उसने खुद को समझाया था, ये तो दिलों के रिश्ते हैं। दिल से दिल जुड़े तभी तो मोहब्बत का एहसास जागता है। शायद उसका दिल मेरे साथ नहीं, वसीरत के साथ जुड़ चुका है और मुझे उनकी मोहब्बत के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आंखों में आए आंसू उसने चुपके से पोंछ लिए थे, लेकिन इस दिल का क्या करती जिसमें नवाज खान की मोहब्बत धीरे धीरे पनपने लगी थी। उसका दिल फिर से तेजी से धड़क उठा था। वो रात उसकी आंखों के सामने घूमने लगी जब उसने नवाज को पहली बार देखा था। जब वो पहली बार शहर आया था, उस उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तेज़ बारिश हो रही थी। उसने दिन के वक्त तो जो लॉन में कपड़े सुखाने को डाले थे, वो सारे के सारे भीग चुके थे। वो कपड़े समेटने में बिजी थी कि उसकी नज़र मेन गेट से अंदर दाखिल होते एक अजनबी नौजवान पर पड़ी। 6 फुट से भी लंबा कद, मजबूत चौड़े कंधे। देखने भीगने की वजह से सफ़ेद कॉटन की शर्ट उसके सीने और कंधों से चिपक चुकी थी और शर्ट चिपकने की वजह से उसके भरे हुए मसल्स साफ महसूस हो रहे थे। हल्के गीले बाल जो बिखर कर माथे पर आ रहे थे, तीखे नए नक्श, स्पेशली उसकी ऊंची लंबी नाक। एक पल के लिए वो उसकी ओर देखती रह गई थी।
वो किसी रियासत का शहजादा मालूम होता था। अगले ही पल उसकी आंखों में पहचान की एक चमक उभरी थी। वो उसे फ़ौरन ही पहचान चुकी थी और उसे पहचानते ही अलबीना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ये तो वही शख्स है, वही जिसने कुछ महीने पहले ही उसकी मदद की थी। और तब से अलबीना उसकी दीवानी हो गई थी। वो उसी के ख्वाब बुनती थी, चुपके चुपके उसकी मोहब्बत को अपने दिल में बसा चुकी थी, ये जानते हुए भी कि वो अपने साथ ज्यादती कर रही है। वो एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर रही है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि अलबीना तो उसका नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो उससे मोहब्बत करती थी। सपने सजाने और मोहब्बत करने पर कोई कानून नहीं चलता और ना ही कोई रोक होती है। उसने भी उस इंसान से बेतहाशा मोहब्बत कर डाली। बस उसे पाने की कभी जुस्तजू नहीं की थी, क्योंकि जानती थी वो इंसान उसे कभी नहीं मिल सकता। मगर किस्मत ने उस पर मेहरबानी कर दी थी और वही शख्स आज एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने एक नज़र उठाकर अलबीना को देखा, जो बारिश में भीगते हुए कपड़े उठा रही थी, लेकिन अब उसे देखने में इस कदर खो गई थी कि खुद भी भीग रही थी और तार पर पड़े कपड़े भी। नवाज को कुछ याद नहीं था, क्योंकि उस दिन अलबीना ने नकाब कर रखा था। हालांकि नकाब से झांकती उसकी हेजल ग्रीन कांच जैसी आंखों में वो कुछ लम्हों के लिए खो गया था, मगर फिर वो लड़की वहाँ से चली गई थी और उसके जाने की कितनी ही देर तक नवाज की आंखों के सामने उसकी वो हेजल ग्रीन आंखें और खूबसूरत दूधिया हाथ घूमते रहे। बाकी का उसका पूरा वजूद ढका हुआ था। और फिर उस दिन के बाद वो लड़की उसे दोबारा नहीं मिली थी। और जब अब बरसती बारिश में वो गेट के अंदर दाखिल हुआ तो सामने खड़ी लड़की की आंखों को देखकर वो कुछ पल के लिए चौंका जरूर था, लेकिन वो लड़की अपने आप को एक पतले से दुपट्टे की मदद से छुपाती हुई अंदर हवेली के दाखिल हो गई थी। नवाज की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे लड़की का ये अंदाज देखकर इस कदर गुस्सा आया था कि वो ये भी भूल गया कि उसने इन आँखों को पहले भी कभी देखा है। उसने गुस्से से अपना चेहरा मोड़ लिया था, क्योंकि उस लड़की को जरा भी एहसास नहीं था कि उसने इस कदर बारीक सा दुपट्टा अपने गले में डाल रखा था कि उसके जिस्म के उभार साफ नजर आ रहे थे। वहाँ पर एक चौकीदार भी खड़ा था, जो ममानी साहिबा को रिपोर्ट देने आया था। वो गहरी नज़रों से उसे सर से पांव तक देख रहा था और अलबीना इस बात से बिल्कुल अनजान भागती हुई अपने कमरे में चली गई। नवाज खान को इस तरह की लड़कियों से सख्त नफरत थी, जिनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता। वो इस तरह की लड़कियों को एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करता था। सर झटकता हुआ वो अपने कमरे में चला गया था। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने करवट बदलते हुए अंदर आने की इजाज़त दे दी। कमरे का दरवाज़ा बहुत ही धीरे से खोला गया था। वही लड़की जिसे कल उसने भीगे हुए देखा था कमरे में मौजूद थी और परशौक नज़रों से उसके चेहरे को देख रही थी। नवाज खान एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो। उसका दिमाग अचानक ही होश में आया। वो गुस्से से अपनी जगह पर उठकर बैठा और उससे घूरते हुए कहने लगा, क्या मसला है तुम्हारा? यहाँ पर क्या कर रही हो? उसका लहजा इतना कड़क और धारदार था कि अलबीना जी जान से कांप उठी, मगर अपने आप पर काबू पाते हुए मजबूत लहजे में बोली, मामू जान आपको बुला रहे हैं। ये पैगाम कोई और भी देने आ सकता था। तुम्हें तकलीफ़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आइंदा से मेरे कमरे में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। मेरे कमरे में यूं मुंह उठाकर आने की कोई ज़रूरत नहीं। नफ़रत भरे अंदाज में जवाब देकर वो अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो गया था, जबकि वो अपनी आंखों के आंसू पीती हुई चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उसे नवाज का ये रवैया समझ नहीं आ रहा था। उस दिन पहली बार मुलाकात में वो बहुत ही नरम दिल इंसान महसूस हुआ था, लेकिन अब तो हर वक्त तो अंगारे चबाए रखता था। जबकि उसने एक उड़ती हुई नज़र कमरे से निकलती अलबीना पर डाली थी और फिर चुपचाप फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद वो नीचे डाइनिंग टेबल पर आया तो अलबीना नाश्ता सजा रही थी, और जब मामू जान ने कहा, बेटा तुम भी नाश्ता कर लो, तो नवाज खान एकदम चौंक कर खुर्शीद साहब की ओर देखने लगा। अंकल, ये लड़की? अरे ये तो मेरी बहन की बेटी है, मेरे साथ ही रहती है। ये सुनकर नवाज को हैरानी का झटका लगा था, क्योंकि पहले तो उसे यही लगा कि वो यहाँ पर काम करने वाली कोई मुलाजिमा है। मगर उस दिन जब खुर्शीद साहब ने उसका तारुफ नवाज खान से करवाया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो तो उनकी भांजी थी। अलबीना के मामू की एक बेटी भी थी, जो हद से ज़्यादा मगरूर और ज़िद्दी थी।
वो किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। अलबीना के साथ भी उसका सलूक बहुत बुरा था। वो अलबीना की खूबसूरती से जलती थी। अलबीना बेशक सादा से लिबास में रहती, मगर उसमें भी उसका हुस्न उभर कर सामने आ जाता था। जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता। नवाज खान को खूबसूरती से ज़्यादा औरतों का किरदार अपनी तरफ खींचता था। वो मजबूत किरदार वाली औरतों को पसंद करता था और ऐसी लड़कियों को अहमियत देता जो अपनी वैल्यू पहचानती हों। और ये सारी बातें बसीरत को बहुत अच्छे तरीके से मालूम थीं और इसी वजह से वो वैसा ही बनने का नाटक कर रही थी जैसा नवाज खान चाहता था। वो जानबूझकर उससे अपने नखरे उठवाती, उसके सामने अदाएं दिखाती, कभी बात बात पर मुंह बना लेती। वो अपनी अदाओं से उसे अपनी तरफ रिझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। नवाज खान को भी उसकी जात में थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी होने लगी थी। ये सब देखकर अलबीना का दिल खून के आंसू रोता था। नवाज को यहाँ रहते काफ़ी समय गुजर चुका था और इतने दिनों में उसने अलबीना से एक बार भी प्यार से बात नहीं की थी। पता नहीं, जब भी अलबीना उसके सामने आती तो गुस्से के मारे उसका पारा चढ़ जाता था। उसके अंदर गुस्सा उभरने लगता और वजह आज तक अलबीना समझ नहीं पाई थी। यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? वो लॉन में खड़ी खुले आसमान में उड़ते पंछियों को देख रही थी जब उसे एक जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। निगाहें फेर कर देखा तो वही दुश्मन जा खड़ा था जो उस पर हद से ज़्यादा रौब जमाता था और न जाने किसका गुस्सा उस पर उतारता था। वो आज तक इस बात को समझ नहीं पाई थी। खुले आसमान में उड़ते परिंदों को देख रही थी। क्या इस पर भी पाबंदी है? उसने ठंडी सांस भरकर कहा, यहाँ से जाओ, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। नवाज खान ने उसके वजूद से नफरत भरी निगाहें चुराते हुए कहा, जो अभी भी बेहद टाइट कपड़े पहने हुए थी। नवाज खान को समझ नहीं आता था आखिर ये लड़की इतने टाइट कपड़े क्यों पहनती है। अलबीना का वजूद भरा भरा था। टाइट कपड़ों में उसकी खूबसूरती उभर कर सामने आ जाती थी। वो ढीले ढाले कपड़े भी तो पहन सकती थी, लेकिन नहीं, वो ऐसे कपड़े शायद जानबूझकर पहनती थी, लड़कों को अपनी तरफ खींचने के लिए। ये नवाज खान की सोच थी। इस वक्त भी उसने एक ब्लू कलर का बेहद टाइट कुर्ता पहना हुआ था। गला भी बेहद डीप था और कुर्ता टाइट होने की वजह से उसकी खूबसूरती इस कदर बाहर की ओर झलक रही थी कि नवाज खान ने अपनी नज़रें चुराई थीं, जबकि अलबीना ने गले में दुपट्टा डालकर अपनी खूबसूरती को छुपाने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन दुपट्टा छोटा था। वे हवेली के पिछले हिस्से में बैठेंगे, इस जगह से उनका कोई मतलब नहीं है। वो कुछ और कहती उससे पहले ही उसकी ममानी जान वहाँ चली आई। क्या हो रहा है यहाँ? और नवाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने शक भरी नज़रों से पहले अलबीना की तरफ देखा और फिर नवाज को घूरने लगी। फूफी जान, मैं तो बस इसे कह रहा था कि ये अपने कमरे में चली जाए क्योंकि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। हाँ तो अलबीना, जाओ अपने कमरे में। तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ क्यों नहीं आती? फिर तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती करती हूँ। उनका लहजा फिर से रूखा हो गया था। नवाज खान को यह भी थोड़ा अजीब लगा। उसने एक नज़र अलबीना पर डाली तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अलबीना का अस्तित्व बुरी तरह काँप रहा था। मोमानी जान ने उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया और ख़ुद भी चली गई। वो भागती हुई अपने कमरे में गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। हे अल्लाह मियाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हर इंसान मुझसे नफ़रत क्यों करता है? मुझ में आखिर ऐसी कौन सी बुराई है जिसकी वजह से सब मुझसे दूर होने लगते हैं? ए अल्लाह जी, मैं और ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद उसने दराज से अपनी माँ की तस्वीर निकाली और उसे अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? देखो ना, आपके बिना ये दुनिया वाले मुझ पर कितना जुल्म करते हैं। उसकी नज़रों के सामने बार बार नवाज खान का गुस्सैल चेहरा घूम रहा था। वो तो उसकी एक नज़र का इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। उसे देखना तो बहुत दूर की बात थी। वो कमरे में जाकर खड़ी हुई तो सामने ही नवाज खान बसीरत के साथ लॉन में बातें करता हुआ दिखाई दिया। उसने तो कहा था कि उसके दोस्त आ रहे हैं। ये सोचकर वो चौंक गई। उसने ज़ोर से कमरे की खिड़की बंद की और अपने आंसुओं को मजबूती से पोंछते हुए सोचने लगी, बस बहुत हो गया। अब मैं इस इंसान के लिए अपने दिल में किसी भी तरह के भाव नहीं रखूँगी। अगर ये इंसान मेरी परवाह नहीं करता तो मैं भी उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूँगी। आज के बाद ये इंसान मेरे लिए हराम हो गया। उसने अपनी आंखें बेरहमी से साफ कर लीं और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसी समय कमरे का दरवाज़ा जोरदार आवाज़ से खुला और उसकी मुमानी जान कमरे के अंदर दाखिल हुई।
उन्होंने उसे बात करने का मौका ही नहीं दिया और उसे बाल पकड़कर जोर जोर से झटका देने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने भतीजे पर डोरे डालने की अनुमति दूंगी? मोमानी जान प्लीज छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रही है। अरे मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। एक तो हम लोगों ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी और उल्टा तुम हमारे साथ ही गेम्स खेल रही हो। मोमानी जान ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं जब भी उनके पास जाती थी आपके कहने पर ही जाती थी। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी कमीनगी का प्रदर्शन करोगी। ये कहते हुए उन्होंने उसे जोर से बिस्तर पर धक्का दिया। उन्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी और जब वो गुस्से में होती तो उन्हें कुछ भी दिखाई या फिर सुनाई नहीं देता था। वो अपनी ही मनमानी करती थीं। उसे नीचे दिखाने के बाद वो वहाँ से चली गई। रात के समय वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो फौरन समझ गई कि नवाज खान है। उसने नज़रें उठाकर देखना भी पसंद नहीं किया। नवाज खान भी उसे नज़रअंदाज करते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो, उसने मोबाइल में व्यस्त रहते हुए आदेश दिया। वो चुपचाप उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। जब वो उसके सामने कॉफ़ी रख रही थी कि तभी नवाज की नज़रें बेकाबू होकर उसके वजूद पर ठहर गईं और उसका दिमाग फिर से गुस्से में घूमने लगा। तुम कैसी लड़की हो जिसे अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं? उसने अनिश्चित भाव से नवाज के चेहरे की ओर देखा। कि क्या मतलब है आपका? उसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई लग रही थी। मतलब ये है कि तुम खुलेआम अपनी इज्जत को नीलाम कर रही हो और तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? जो कुछ तुमने पहना हुआ है इस वक्त वो सब साफ दिखाई दे रहा है। मुझे बताओ, इस तरह के कपड़े पहनकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? वो बोलने पर आया तो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी आंखें एक बार फिर से आंसुओं से भीग गईं। अब वो उसे क्या बताती कि उसके पास इन कपड़ों के अलावा दूसरा कोई जोड़ा नहीं था। उसकी मोमानी जान तो हर साल उसके लिए सिर्फ एक ही जोड़ा बनाती थी। बाकी कपड़े तो उसे बसीरत के ही पहनने पड़ते थे और बसीरत के कपड़े ऐसे ही होते थे। बसीरत दुबले पतले शरीर की लड़की थी और अलबीना भरे हुए शरीर की। बसीरत का कुर्ता उसे बेहद टाइट पड़ता था। बसीरत पहनती भी बेहद बारीक कपड़े थी, लेकिन मजबूरन में अलबीना को बसीरत की उतरन पहनना पड़ती थी। हालांकि उसे अलबीना को खुद इस तरह के कपड़े पसंद नहीं थे। इस वक्त भी बसीरत का दिया हुआ एक ब्लैक कलर का कुर्ता वो पहने हुए थी, जो इतना बारीक था कि उसके इनर वियर साफ दिखाई दे रहे थे और ये देखते ही नवाज के गुस्से का पारा चढ़ा था। उस पर तो अत्याचार ये होता था कि नौकरों को हर त्योहार पर नए जोड़े मिलते थे, मगर उसे कभी किसी बात की परवाह नहीं थी और ना ही उसकी मोमानी जान ने उसे दिए थे। उसने कुछ कहना चाहा मगर शब्द उसके मुंह में दब गए। दोबारा कभी भी मेरे सामने इस हालत में आने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह का पहनावा पहनकर तुम मुझे या फिर किसी और मर्द को प्रभावित कर पाओगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मर्द उन औरतों से बेहद नफरत करते हैं जो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करती। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए खूंखार लहजे में बोला। किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना सही नहीं है नवाज खान, तुम अपने शब्दों पर बहुत पछताओगे, उसने टूटे फूटे लहजे में जवाब दिया। उसकी बात पर वो ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है, चलो अब जाओ यहाँ से। मेरा कोई संबंध इस कैटेगरी के लड़कों से बिल्कुल भी नहीं। उसने हाथ के इशारे से उससे बाहर जाने के लिए कहा तो वो चुपचाप किचन से निकल गई। अगले दिन उसने काले रंग की बड़ी सी चादर ओढ़ी हुई थी जिसमें उसने अपने आप को छुपाया हुआ था। उसकी मोमानी ने उसका मजाक उड़ाया और बाकी नौकरानियों ने भी उस पर ताने कसे थे कि इतनी गर्मी में इतनी बड़ी चादर लेने की क्या ज़रूरत है, मगर उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जो शब्द नवाज खान ने उसके लिए इस्तेमाल किए थे उसके बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी। इसमें उसका कोई दोष नहीं था। बसीरत ने उसे अपने कमरे की सफाई करने के लिए बुलाया था। वो उसकी चीज़ों को सेट कर रही थी जब बसीरत उसके पास आई। उसके होठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। उसने आज से पहले बसीरत को कभी इतना खुश नहीं देखा था। वो शीशे के सामने बार बार खड़ी होकर अपने चेहरे को घूरती, कभी अपने गालों को छूती तो कभी अपने बालों को संवारती। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, उसने अलवीना को बात की तो वो धीमे से मुस्कुराई। क्या तुम पूछोगी नहीं कि मेरी खुशी की वजह क्या है? बसीरत ने फिर से उसे सवाल किया। आज उसका मूड
बेहद खुशगवार था और ये साल में सिर्फ 1-2 बार ही होता था। अलबीना ने जब उससे पूछा, मुझे प्यार हो गया है यार, और मज़े की बात बताऊं, जिस व्यक्ति से मुझे प्यार हुआ है उसे मैं आसानी से पा सकती हूँ। वो समय दूर नहीं जब मैं उस इंसान को पा लूँगी। अलबीना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो किस व्यक्ति की बात कर रही थी ये उसका दिल अच्छे से जानता था। वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई ताकि उसके आंसुओं को बसीरत न देख सके, वरना सवालों की बारिश शुरू हो जाती। और ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? ये तो बहुत पुराने हो गए। रुको, मैं तुम्हें कोई अपना ड्रेस देती हूँ, या फिर ऐसा करो, मैंने पिछले हफ्ते ही शॉपिंग की थी। लगभग 5 से 6 ड्रेस ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं। मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि वो मुझे काफ़ी लूज थे। तुम्हें वो जोड़े एकदम फिट आएंगे, तुम वो पहन लो। आज वो बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसने अपने नए जोड़े उस छोटी सी लड़की के हवाले कर दिए। अलवीना ने इनकार करना चाहा मगर उसने वो जोड़े ज़बरदस्ती उसके हाथों पर रख दिए। जब अलवीना कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसे बसीरत की आवाज़ सुनाई दी, सुनो। अलवीना सवालिया नज़रों से उसके चेहरे की ओर देखने लगी। तुम नमाज पढ़ती हो ना? बसीरत के सवाल पर उसने ज़ोर से हाँ में सर हिला दिया। मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरी मोहब्बत को मेरे नसीब में लिख दे। अल्लाह मेरी मोहब्बत को मुझसे जुदा ना करे। ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगी, बल्कि मैं तो आपके लिए तहज्जुद की नमाज भी अदा करूँगी। उसने मजबूत लहजे में कहा और जोड़े उठाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन उसने काले रंग का एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना। एक नज़र खुद को शीशे में देखा तो वो देखती रह गई। वो बेहद प्यारी लग रही थी, जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। और जब नवाज खान ने उसे देखा तो वो भी एक पल के लिए ठिठक गया था। अच्छे कपड़ों में वो बहुत ही आकर्षक नजर आ रही थी। आज तो वो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व वाली लग रही थी। वो लॉन में लगे पौधों को पानी दे रही थी, जबकि नवाज की नज़रें बार बार भटक कर उसके चेहरे की तरफ जा रही थीं। वो अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस करते हुए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो रही थी। उसका हाथ 2-3 बार कांपा और ये नवाज ने बखूबी नोट किया। तुम उसे क्यों घूर रहे हो? बसीरत के दो टूक अंदाज पर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। पता नहीं बसीरत कब से नवाज के पीछे आकर खड़ी हो गई थी और उसकी नज़रों का पीछा कर रही थी। उसके सवाल पर नवाज एकदम से घबराया था, मगर खुद को कंपोज करते हुए कहा, क्या हो गया है? ये तुम किस तरीके की बातें कर रही हो? मैं उसे क्यों घूरूंगा? मैं तो बस वो गुलाब के फूल देख रहा था। देखो तो सही कितने प्यारे हैं। अलबीना तो इन दोनों की बातें सुन रही थी। नवाज खान के जवाब पर वो धीरे से मुस्कुरा दी, लेकिन वहाँ तो गुलाब के फूल ही नहीं हैं। वो आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, तो ये क्या है? वो एकदम से सटपटा गया। यार, मुझे इन फूलों का नाम नहीं पता। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए बेताबी से जवाब दिया और बसीरत का मूड ख़राब हो गया। वो लड़की एक बार फिर से उस पर बाजी लेने वाली थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा वो लड़की बसीरत से एक कदम आगे ही रहती थी। क्लास में पहली पोजीशन लेती। ये अलग बात थी कि उसकी मुमानी ट्रॉफी छीनकर अपनी बेटी के हवाले कर देती और मामू जान को यही बताया जाता कि बसीरत ने पहली पोजीशन ली है। और फिर जब उसने कॉलेज में टॉप किया तब उसकी सफलता खुलकर सामने आ गई। मामू जान ने फैसला किया था कि वो उसका दाखिला अब यूनिवर्सिटी में कराएंगे, मगर मुमानी ने विरोध किया और कुछ ही समय बाद मामू जान अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी कंपनी सेटल कर ली और वो उससे पूरी तरह अलग हो गए। उन्होंने उसकी जिम्मेदारी अपनी बीवी के हवाले कर दी। वो हर साल ही अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए आते थे। सिर्फ वही दिन होते जब उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते और समझाया जाता कि खबरदार, जो तुमने अपने मामू जान के सामने अपनी ज़बान खोली, वरना हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और वो उनकी बातें चुपचाप मान लेती। बसीरत पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई थी, जबकि नवाज भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने गया था और थोड़ी सी कोशिशों के बाद नवाज उसे मनाने में कामयाब भी हो गया था। दिन यूं ही गुजरते चले गए। उस दिन बसीरत ने नवाज का हाथ थामते हुए कहा था, यार, मैं कुछ सोच रही हूँ हम दोनों के बारे में। मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। यार, मतलब ये है, हम दोनों अब एक साथ काफ़ी समय बिता चुके हैं। अब हम एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान भी चुके हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो फिर अब तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वो कुछ और कह पाती उससे पहले ही अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ी और उनके चेहरे की ओर देखने लगी। वो बुरी तरह से बदमजा हो गई थी। इतनी मुश्किल से उसने बात पूरी करने की हिम्मत जुटाई थी और उसकी माँ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेटा देखो, तुम्हारे लिए कोई पार्सल आया है। उन्होंने एक बॉक्स उसके हवाले किया।
मम्मा यार, आप इसे मेरे कमरे में रख देती, मैं बाद में खुद ही खोल लूँगी। यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी आपको? उसने बदतमीजी से कहा। नवाज खान को उसका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो ये बात कई बार नोट कर चुका था कि बसीरत अपनी माँ से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती है। जब वो उसे समझाता तो वो उसकी बातों को टाल देती और कहती, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम मुझे ज़्यादा ही नोट करते हो, इसी वजह से तुम्हें ऐसा महसूस होता है। बसीरत बेटा, मुझे लगा कि ये पार्सल तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक छोटा सा नोट भी लगा है। उन्होंने उसका इशारा नोट की तरफ किया तो वो चौंक गई, लेकिन नोट पर दिखने वाला नाम देखकर उसे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। उसका चेहरा एकदम से बदल गया। नवाज खान ये सब कुछ अच्छे तरीके से नोट कर रहा था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसने धीमे अंदाज में बसीरत से पूछा। वो जोर शोर से हाँ में सर हिलाने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो अपना बॉक्स उठाकर अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे में जाकर बॉक्स खोला जिसमें शहरयार के साथ उसकी बहुत सारी तस्वीरें थीं। उसने अपने माथे को बेचैनी से छुआ। उसे लग रहा था ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, जो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। एक समय था जब वो दिल फेंक टाइप की लड़की थी, हर किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती और हर किसी से डेटिंग शुरू कर देती। उसकी सहेलियां भी उसे समझाती थीं, लेकिन वो किसी की बातों को ध्यान में नहीं लेती थी। और आज उसकी सारी गलतियां उसके सामने खुलकर आ गई थीं। हे मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूँगी? अगर नवाज को इसके बारे में पता चल गया तो? उसने अपने माथे को बेचैनी से छुआ। रात के समय वो अपने मम्मा के कमरे में गई और उनके सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मा, मैं नवाज से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अलबीना हमारे बीच आ रही है। आज भी मैं उससे बात कर रही थी, लेकिन वो बार बार अलबीना को ही देख रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो वो बातें ही भूल गया। वो उसकी जात में इस हद तक मगन हो गया है। मम्मा, ये बात मुझे तकलीफ दे रही है कि वो मेरे सामने उस लड़की को घूरता है। मुझे बताएं, मुझ में क्या कमी है? उस लड़की का तो दिमाग मैं सेट करती हूँ, उसे मैं अच्छे तरीके से सबक सिखाती हूँ, उसकी माँ ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। वो किचन में खड़ी थी। उन्होंने उसका बाजू पकड़ा और अपनी ओर मोड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। बेशरम मनहूस लड़की, मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि अपनी औकात में रहो, अपनी हदें पार करने की कोशिश मत करना। तुम आखिर खुद को क्या समझती हो? अगर अभी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँ तो कोई भी तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। और ये जो जोड़ा तुमने पहन लिया है ना और हवाओं में उड़ती फिर रही हो, ये मेरी बेटी का ही दिया हुआ है। वो नफरत से उस पर थूकते हुए बोली। नवाज खान, जो कि किचन में ही आ रहा था, सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। तो ये इस काबिल भी नहीं कि तुम्हें बेहतर जोड़ा पहनने के लिए भी दिया जाए। तुम अपनी औकात में ही अच्छी लगती हो। ये कहकर उन्होंने उसे एक जोरदार ठोकर मारी तो वो जोर से ज़मीन पर गिर पड़ी। आज वो मुमानी की मिन्नतें नहीं कर रही थी और ना ही उनसे माफ़ियाँ मांग रही थी, क्योंकि वो थक चुकी थी। उसका दिल इन सब चीज़ों से बेजार हो चुका था। वो जानती थी इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी मुमानी उस वक्त उसे तकलीफ़ पहुंचाती रहेंगी, तब तक कड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगी जब तक कि उनका अपना दिल भर नहीं जाता। उनके जाने के बाद नवाज, जो कि पीछे हट गया था, अब छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके पास आया और उसके करीब ही बैठ गया। वो तेज़ी से पीछे हट गई। तुम ठीक तो हो? दूर हो जाओ मुझसे, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये कहकर वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। नवाज ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, मगर उसने नवाज का हाथ बेरहमी से झटक दिया। प्लीज़ जाओ यहाँ से, अगर बसीरत ने देख लिया तो नया तमाशा लग जाएगा। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत की ही परवाह करो। ये कहकर वो एक बार फिर से रोने लगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहिए था। उसने सफाई पेश करनी चाहा, मगर अलबीना ने हाथ उठाकर उससे चुप रहने का इशारा किया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कभी कभी जो नज़र आता है वो हकीकत नहीं होता, मगर तुमने मेरी बातों को मजाक समझा। क्या लगता है तुम्हें कि मैं ये सब कुछ जो पहनती हूँ वो शौक़ से पहनती हूँ? वो अतीत की घटनाओं को उजागर करते हुए बोली तो वो एकदम से चुप हो गया था। अगले दिन जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसने बुर्का पहना हुआ था। केवल उसकी आंखें ही नज़र आ रही थीं और फिर अगले ही पल वो सांस लेना भूल गया। ये तो वही लड़की थी जो उस दिन किसी की गाड़ी से टकरा गई थी। उस लड़की की टांग घायल हो गई थी और उसने उसे अस्पताल पहुंचाया था। उस लड़की ने भीगी हुई आंखों से एक नज़र नवाज को देखा और उसी पल वो उसकी आंखों में डूब गया था।
अब उसे एहसास हो रहा था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो लड़की तो अलबीना ही है। 2 दिन पहले भी उसने ध्यान से अलबीना की आंखों में देखा था, तो उसे ये महसूस हुआ था कि वो उससे पहले भी मिल चुका है। मगर फिर उसने अपने दिमाग को झटका दे दिया। अलबीना ने अपना बैग उठाया हुआ था, वो कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तुम कहाँ जा रही हो? उसने एकदम बेचैनी से सवाल किया। तुम्हें इससे क्या मतलब? वो कांटदार लहजे में बोली और तेजी से सीढ़ियाँ उतरती हुई बाहर चली गई। उसकी ममानी जान ने उसे उसकी नानी के पास वापस भेज दिया था। वो गाड़ी में बैठी हुई थी और अपना सर सीट के साथ टिकाया हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अपनी मोहब्बत से हाथ धोना कितना मुश्किल काम है, आज उसे इस बात का एहसास हो चुका था। जब वो अपनी नानी के हवेली के अंदर प्रवेश करी तो सभी ने उसे नफरत भरी निगाहों से देखा था। आज से 22 साल पहले उसकी माँ ने पसंद से शादी की थी। उन्होंने पूरे परिवार के विरोध को झेला था और घर से भाग गईं। मगर उसके दादा जान ने उन लोगों को अपनाने से इनकार कर दिया और जब वो 13 साल की हुई तो उसके मम्मा बाबा का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। दादी जान तो पहले ही उन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। अब उसकी माँ के मरने के बाद भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। ऐसे में उसके मामू जान उसे अपनी हवेली में ले आए थे। उसकी ममानी ने उसे नौकरानी बना लिया। वो घर के सारे काम उसी से कराती और बदले में रात के वक्त उसे खाने के लिए थोड़ा सा खाना देती। एक दिन जब उसके मामू ने उस पर होने वाला अत्याचार अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने अपनी बीवी से शिकायत भी की। मगर उसकी ममानी ने अपने झूठे आंसू बहाकर उसके मामू को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। वो हर वक्त उसे उसकी माँ के ताने देती रहती कि तुम भी एक दिन अपनी माँ की तरह हम लोगों को छोड़कर यहाँ से भाग जाओगी। मैं तो तुम्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं थी, मगर तुम्हारे मामू जान के आगे हार गई, वरना तुम जैसी घटिया लड़की पर कौन भरोसा करता। वो ये सारी बातें सुनकर उसका दिल खून के आंसू रोने लगा था। उसका बस नहीं चलता था कि वो यहाँ से उड़कर किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ कोई भी उसके दिल को तकलीफ न पहुँचा सके। नानी जान के घर आकर भी कुछ भी बदल नहीं पाया था। उसकी सबसे छोटी ममानी हद से ज़्यादा लड़ाकू थी। पहले दिन तो उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने उसका हाथ पकड़कर किचन में खड़ा कर दिया। महारानी, मैंने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं बुलाया, और हाँ खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी की खुशियों पर डाका डालने की कोशिश की, मुझे पता चल गया है कि तुमने जर्मीना के एहसानों का क्या सिला दिया है। उसी की बेटी के मंगेतर को तुम अपने काबू में करने चली थी। नहीं ममानी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। उसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और वहाँ से चली गईं। उसे किचन में खड़े अभी कुछ ही देर बीती थी कि उसने अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस की, और जब उसने नज़र उठाकर देखा तो थोड़ी ही दूर पर वसीम खड़ा था, जो कि उसी की तरफ अजीब और डरावनी नज़रों से देख रहा था। वसीम से उसे बहुत डर महसूस हुआ। वो उसके पास से निकलने ही वाली थी कि उसने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मुझे देखकर भाग क्यों जाती हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैं छोड़ दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं तो बस तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ और अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, मगर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अलवीना के कहने पर वो एकदम से हंस पड़ा। अच्छा मेरी बिल्ली, मुझे से म्याऊं, एक तो तुम हमारे घर की पराई हो और ऊपर से मुझे ही आंखें दिखा रही हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर मैंने अपनी मामा को तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दिया तो वो तुम्हें धक्के देकर इस हवेली से बाहर निकाल देंगी। अगर यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। बाहर से आने वाले कदमों की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से अलवीना का हाथ छोड़ दिया। वो भागती हुई नानी जान के कमरे में चली गई। फिर बाद में जब एक नौकरानी किचन में गई तो वो भी उसके साथ साथ चली गई। उसने तय कर लिया था कि अब वो कहीं भी अकेले नहीं जाएगी और ना ही वसीम को कोई मौका देगी। बसीरत की सच्चाई के बारे में नवाज खान को पता चल गया था, क्योंकि बसीरत ने उसके भाई जैसे दोस्त को भी धोखा दिया था। उसने अपनी फूफो जान को ये भी बात साफ साफ समझा दी कि अगर वो चाहती हैं कि बसीरत की इज्जत बनी रहे तो वो फिर कभी किसी से बसीरत के बारे में बात न करें। एक हफ्ता और बीता कि नवाज खान ने अलबीना के लिए अपना रिश्ता भेज दिया और उसकी फूफी ने साफ कह दिया कि उसकी तो मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द हम उसकी शादी भी करने वाले हैं। नवाज खान का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो जानता था कि उसकी फूफी जान झूठ बोल रही है। उसने अलबीना के घर जाकर उसे मिलने की कोशिश की, लेकिन अलबीना ने साफ इनकार कर दिया
क्योंकि वो किसी भी तरह का तमाशा बनना नहीं चाहती थी। उसका दिल तकलीफ में था। नवाज खान को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल काम था, और वो भी उस समय जब वो उसके पैरों में गिरने के लिए तैयार था। लेकिन इस बार उसने अपने आत्मसम्मान को चुना। उस रात उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो सोने के लिए लेटी थी, मगर नींद उसकी आंखों से दूर थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त तो अक्सर उसकी ममानी जान ही आती थी। या तो उन्हें कोई काम करवाना होता या फिर कोई और ज़रूरत होती। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वसीम खानजादा खड़ा था। वो उसकी तरफ खवासत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए देख रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे घबराने की क्या ज़रूरत है, बस तुमसे मिलने आया था। कुछ देर तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। ये कहकर वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही वसीम खान अंदर आते हुए कमरे को अंदर से बंद कर गया, और ये देखकर अलबीना की जान निकली थी। वो तुरंत अपना दुपट्टा बेड से उठाती कमरे से निकलने के लिए गेट की तरफ भागी थी, लेकिन वसीम खान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वो उसके सीने से जा टकराई। यार बहुत खूबसूरत हो तुम, जब से देखा है चैन नहीं है। एक बार सब कुछ भूलकर मेरी बाहों में समा जाओ। तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मैं जानता हूँ तुम छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसी हुई लड़की हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरी बाहों में आने के बाद तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं रहेगी। वो शैतानियत से उसके गालों पर उंगली फिराता हुआ बोला, जबकि अलबीना को अपनी जान निकलती महसूस हुई। उसने उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की, लेकिन वसीम की बाहों का घेरा उसकी कमर पर तंग होने लगा। अभी वो अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखने ही वाला था कि अलबीना ने उसके बाजू पर जोर से काटा। वो हल्की चीख के साथ दूर हटा था, और ये मौका अलबीना के लिए एक बड़ा गनीमत मौका था। उसने एक झटके से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर भाग गई, जबकि पीछे पीछे वसीम भी आया था। लेकिन उससे पहले कि वो उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता, वो अपने कमरे से भाग निकली थी। उस दिन उसने चिल्लाते हुए सारे घर वालों को इकट्ठा किया था, मगर वसीम ने उसे सबके सामने झूठा साबित कर दिया, और हवेली वालों ने उसे रातों रात धक्का देकर वहाँ से निकाल दिया। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी बेगुनाही की सफाई दे रही थी, मगर कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। वो सड़क पर बेहाल चल रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन बस अपनी आंखों से आंसू अपने दुपट्टे से साफ करती वो चुपचाप आगे की तरफ चली जा रही थी कि अचानक एक काले रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की, मगर नवाज खान ने उसे दोनों बाजुओं से मजबूती से पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तुम्हारी वजह से मैं घर से दरबदर हुई हूँ। वो घर कभी भी तुम्हारा नहीं था अलबीना, लेकिन कम से कम वहाँ मेरी इज्जत सुरक्षित तो थी, जो कि यहाँ छोटी ममानी के घर आकर वो भी सुरक्षित नहीं रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, वहाँ कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता था। सब लोग सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे थे, और तुम भी उनका साथ दे रही थी। मुझसे गलती हो गई यार, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये सुनकर वो धीरे से मुस्कुराया था। मैं उस वक्त तक तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती। ये कहते हुए उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। वो उसे सीधा अपने गांव लेकर गया था। कुछ समय पहले वो अपने बाबा से नाराज़ होकर गांव से निकल आया था। उसके बाबा एक बहुत बड़े जागीरदार थे। उसकी अपने पिता से किसी बात पर लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से वो शहर आ गया था। उसने सोचा था कि वो नौकरी करेगा, लेकिन यहाँ दर बदर की ठोकरें खाने के बावजूद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। दूसरी तरफ उसके बाबा ने भी उसे मनाने का फैसला कर लिया था, और इसलिए अब उसे वापस बुला लिया गया। वो अब अपने गांव का सरदार था। वहां जाकर उसने सबके सामने उससे निकाह का ऐलान किया। वो छोटी सी लड़की को लग रहा था कि कोई भी उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही जब सब लोगों ने उसे अपने बहू के रूप में स्वीकार करने का फैसला कर लिया। शादी का दिन आ गया, और फिर वो दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी थी। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने कुशन उठाकर जोर से उसे मारना शुरू कर दिया। अरे अरे, मैंने तो सुना था कि बीवियां अपने पतियों का स्वागत बहुत ही रोमांटिक अंदाज में करती हैं, लेकिन यहाँ तो पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू करने की तैयारी हुई बैठी है। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम जो समझो, जाओ बसीरत से शादी करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। उसकी बात पर नवाज खान ने गहरी सांस ली और बड़े ही गहरे अंदाज में बोला, लेकिन मुझे तो इस प्यारी सी आंखों वाली लड़की से प्यार है,
जिसे मैंने एक बार अस्पताल तक पहुंचाया था, और उस दिन के बाद से उसकी आंखें मेरे दिमाग में उतरी हुई हैं। वो गहरी सांस लेता बोला था, देखो, जो कुछ भी तुम्हारी ममानी के घर हुआ, मैं उस पर भी खुश नहीं हूँ बल्कि शर्मिंदा हूँ। मुझे सच्चाई का पता लगाना चाहिए था और फिर ही कोई फैसला लेना चाहिए था। उसका चेहरा सच्चाई से भरपूर, शर्मिंदगी और पछतावे से भरा हुआ था। मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, अलबीना ने जैसे हार मानते हुए कहा। नवाज खान ने उसकी बात मान ली। वो कैसे उसकी बात को टाल सकता था? वो ज़्यादा समय तक उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी सच्ची मोहब्बत के सामने वो घुटने टेक चुका था। तुम्हें जितना वक्त चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अलबीना ने गुस्से में उसे घूर कर देखा। यही कि तुम अलग सोफे पर नहीं लेटोगी बल्कि मेरे साथ इसी बेड पर लेटोगी। लेकिन उसके घूरने पर उसने तुरंत हाथ खड़े करते हुए उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा, तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी कोई हद पार नहीं करूँगा। इतना तो भरोसा कर सकती हो ना यार। उसकी मासूम सी शक्ल देखकर अलबीना को हंसी आई थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को तुरंत छुपाया। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और नवाज खुश हो गया था। तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे कपड़े इस अलमारी में रखे हैं। फ्रेश होने के बाद अलबीना बेड की दूसरी साइड लेट गई और नवाज को भी कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसे तो यही खुशी थी कि अब अलबीना उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है। उसने गहरी नज़रों से देखते हुए धीरे धीरे वो नींद में उतरता चला गया, और अलबीना भी उसके सोने के बाद सुकून से सो गई थी। अलबीना और नवाज के बीच अब धीरे धीरे मोहब्बत के छोटे छोटे पल जन्म लेने लगे थे। कभी नवाज खान अलबीना के लिए कोई बेहद प्यारा सा गिफ्ट ले आता, तो कभी उसे बाहर घुमाने ले जाता, कभी उसकी तबीयत ख़राब होने पर उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करता। ये छोटे छोटे एहसास उसके दिल के बीच की गलतफहमियों को मिटाने लगे थे। अलबीना अब धीरे धीरे समझ रही थी कि नवाज खान सिर्फ उसे खुश रखने के लिए इतना कुछ करता है, और उसका दिल अब उसके प्रति पहले से कहीं ज़्यादा आकर्षित होने लगा था। एक शाम नवाज ऑफिस से घर जल्दी आ गया था। कमरे का गेट खोला तो कमरा अंदर से लॉक था। उसे लगा शायद अलबीना सो रही हो, इसीलिए उसने अपने पास मौजूद चाबी से दरवाजे का लॉक खोला और अंदर दाखिल हो गया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ से वो समझ गया था कि अलबीना नहा रही है। अभी उसने अपनी टाई उतारकर सोफे पर फेंकी थी कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अलबीना बाहर आई थी, और अलबीना को देखकर नवाज की सांस रुक गई थी। भीगे वजूद पर सिर्फ एक टॉवल था, जबकि अलबीना की आंखें भी बड़ी हुई थीं। आप कब आए? वो जल्दी से घबरा कर बोली, जबकि नवाज बेखुद सा अलबीना की तरफ बढ़ा था। एक झटके से उसने अलबीना की कमर से पकड़कर उसे अपने करीब किया था, जबकि अलबीना ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। भीगी हुई पलकों को नवाज ने अपनी उंगलियों से छुआ था, और अचानक ही अपने होंठ उसकी पलकों पर रख दिए। गहरी सांसों की तपिश वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। पलकों से होता हुआ वो उसके गालों पर आया था, और अब उसके होंठ फिसलकर अलबीना के होंठों पर टिके थे, और तभी उसे अपना वादा याद आया तो वो एक झटके से पीछे हुआ था। आई एम सॉरी। वो अलबीना की तरफ से पीठ मोड़कर खड़ा हुआ था, लेकिन अलबीना इस कमज़ोर पल में बुरी तरह मदहोश होने लगी थी। अब और नवाज से दूर होना नहीं चाहती थी। उसने पीछे से नवाज को अपनी बाहों में भर लिया। नवाज, मत जाओ मुझे छोड़कर, मत जाओ, मैं तुम्हें हर वादे से आज़ाद करती हूँ। उसकी सरगोशी नवाज को एक नई ज़िंदगी दे गई थी। उसके शब्दों में इतनी प्यास, इतनी चाहत थी कि नवाज खुद को रोक नहीं पाया। सच, बिल्कुल सच, शर्म से लरजती पलकों के साथ अलबीना ने कहा था, और वो पल जैसे दोनों की ज़िंदगी का एक कीमती पल बन गया था। नवाज ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बेड पर लिटाया और बेखुद सा उसके नरम से होंठों पर झुकता चला गया। कमरे की हल्की रोशनी और दोनों की मध्यम सांसें, वो उसके करीब से करीब हो रहा था। एक झटके से उसने उसका टॉवल हटा दिया था। नरम मुलायम धड़कनों को अपने होठों से छूता हुआ वो अलबीना को बुरी तरह मदहोश कर गया। हर लम्हा उनके बीच की दूरियां मिटती जा रही थीं। नवाज ने उसकी आंखों में देखा, और धीरे धीरे अलबीना को परम सुख का एहसास करा गया। अलबीना ने भी अपने आप को उसके हवाले कर दिया था और पूरी तरह उसकी संगत में खो गई थी। नवाज ने उसे अपने मजबूत बाहों में समेटा और धीरे धीरे उसकी सुरक्षा और प्रेम का एहसास उसे देता चला गया। अलबीना के दिल में खुशी और सुकून की भावनाएं उमड़ पड़ी। वो पल जैसे समय के साथ थम सा गया। दोनों के बीच की दूरी अब पूरी तरह से मिट चुकी थी। नवाज ने अलबीना को महसूस कराया कि वो उसकी हर भावना और हर इच्छा का सम्मान करेगा।
अलबीना ने भी अपनी आत्मा और दिल दोनों को उसके प्यार के हवाले कर दिया था। ये उनकी सिर्फ शादी की पहली रात नहीं, सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि उनके दिलों और आत्माओं का गहरा जुड़ाव था। नवाज ने अलबीना को महसूस कराया कि अब वो उसकी पूरी दुनिया है, और अलबीना ने भी महसूस किया कि अब उसकी खुशियाँ सिर्फ नवाज के साथ जुड़ी हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।